अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तलहा फ़ात कुरैशी है और आज के इस शो में लेट्स इंटरव्यू में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं हाफिज़ मोहम्मद साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह कैसे हो आप? ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरा नाम जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है हाफिज़ मोहम्मद साकिब है और मैं स्टूडेंट हूँ। उसके साथ साथ मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ करने की कुछ ना कुछ। तो उसके रिगार्डिंग जो मेरा ज़्यादातर जो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो वॉलंटियर होती हैं और उसी सिलसिले से होती हैं। और इसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं लोगों को सिखाने में या खुद सीखने में, क्योंकि अभी आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। तो अभी ज़्यादा फोकस जो है वो सीखने पर ज़्यादा है। सिखाने पे भी है लेकिन बहुत कम, उतना ज़्यादा नहीं। इसका तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो एजुकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा BScs कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, 7th सेमेस्टर है। और इसके अलावा साथ में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता भी हूँ, बल्कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अभी से ही। अच्छा, आप अपने गोल के बारे में बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी अच्छे से दिखा दूँगा, बता दूँगा। ये सबसे पहले हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब मेरा नाम है, बुक रीडर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरा ये कह लें कि गोल भी है, जितना ज़्यादा हो सके मैं बुक रीडिंग को जो है वो प्रमोट कर सकूँ। इसी सिलसिले में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, जिसपे मैं कह लें कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर मैं ऑलरेडी 2 बुक्स जो हैं वो रीड कर चुका हूँ कंप्लीट। और थर्ड वन मैंने स्टार्ट किया आने वाले दिनों में। और भी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगा। उसके बाद आ जाता है वॉलंटियर। वॉलंटियर में मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। उसमें जो सबसे बेसिक जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, वो था जनाब ये रेहाम फाउंडेशन। रेहाम फाउंडेशन एक्चुअली मेरे एक फेलो हैं, यूनिवर्सिटी फेलो, उन्होंने स्टार्ट की थी, उस्मान उनका नाम है और अभी तक वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो CEO हैं। और मैं इस फाउंडेशन का ऑफ़िस असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। लेकिन एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हम लोगों ने किया भी है और स्टिल पेंडिंग है, हम लोग कर रहे हैं। ये 2018 से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। इसकी मुख्तलिफ कह लें कि एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आ जाता है सबसे पहले जो हम लोग हैं राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नीडी और विडोज़ के घरों तक पहुँचाते हैं, उनके डोर स्टेप पे और मंथली बेसिस पे। और ये सारा काम हम लोग वॉलंटियरली करते हैं और जितनी फंडिंग वगैरह है वो सब हम लोग अपने फैमिलीज़, फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं। तो त्याग फाउंडेशन के साथ-साथ कह लें कि इसी में एक और कड़ी आती है एजुकेशन की हवाले से जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं, जो अपने स्कूल की फीसेस नहीं दे सकते। तो उन लोगों के हम लोग जो कह लें कि फीसेस जो है वो हम लोग पे करते हैं थ्रू त्याग फाउंडेशन। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा-सा और। तो कुछ ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो कह लें कि अपने घर वालों से बोझ बनी हुई कह लें, काइंड ऑफ कि उनके घर वाले उनका कह लें कि शादी वगैरह नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किलात होती हैं और बड़ा उनके लिए एक चैलेंज होता है कि कैसे हम लोग अपनी बच्चियों को अपने घरों से रुखसत करें। तो त्याग फाउंडेशन ये करती है कि वो उन तमाम बच्चियों के केटरिंग का जो सामान होता है उनकी बारात वाले दिन, जितना केटरिंग का काम होता है वो सारा त्याग फाउंडेशन देती है और उसके साथ-साथ जो है वो खाने का इंतज़ाम करती है सारा त्याग फाउंडेशन अपनी तरफ से। तो और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई जहेज़ वगैरह में हम लोग हेल्प कर सकें, लेकिन फिलहाल हमारा फ़ोकस जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना और केटरिंग पर होता है। वो हम अच्छे से अच्छा जितना खाना एक शादियों में इस्तेमाल होता है, तो कंज़्यूम होता है, उस तरह एक बेसिक कह लें कि नीड के मुताबिक हम लोग सारी चीज़ें जो हैं वो
प्रोवाइड करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद एजुकेशन का काम है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ बच्चों की फीसेस तकरीबन 12-20 लोग हैं, उनकी हम फीसेस पे करते हैं मंथली बेसिस पे, और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ध्यान फाउंडेशन की सिर्फ यही एक्टिविटीज़ हैं। आजकल जो हमारा ध्यान फाउंडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है, इसका नाम है गोशे हवा। एक तो मैं चीज़ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये गोशे हवा क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास ऐसे-ऐसे केसेस आए हैं कि जो बच्चियाँ या औरतें जिनको ना तो उनके घर वाले रखते हैं, ना उनके ससुराल वाले रखते हैं, और वो मुआशरे में बिल्कुल कह लें कि एक निचले तबके बिल्कुल पिसी हुई ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। तो ये गोशा हुआ जो है वो एक शेल्टर होम है। इसकी बुनियाद रखी हमारी एक बड़ी मोहतरमा राशिदा मुदस्सर मैम हैं, उन्होंने। और इनको भी तकरीबन 1 साल हो गया है, और त्याम फाउंडेशन जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है। आजकल हमारा ये बेसिक प्रोजेक्ट चल रहा है। इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्डिंग की आ रही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 30 के करीब लोग हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें औरतें भी हैं, उनमें गैर शादीशुदा बच्चियाँ भी हैं। तो उन सारी बच्चियों का जो खाने-पीने का इंतज़ाम, मेडिकल का, रेज़िडेंस का, वो सारे इंतज़ामात जो है वो गोशा हुआ करते हैं। तो उसको त्याम फाउंडेशन जो है वो बेसिकली आजकल जो है वो सपोर्ट कर रही है एज़ अ मेन प्रोजेक्ट। तो इसके साथ-साथ त्याम फाउंडेशन का आगे आने वाले दिनों में जो प्लान्स हैं वो अ, जिस तरह ये फीमेल्स के लिए है, इसी तरह मेल्स के लिए भी हमारा प्लान है कि हम लोग एक कह लें कि शेल्टर होम लॉन्च करें। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ा चैलेंज तो फिल वक़्त यही है हमारे पास, गोशे हवा, क्योंकि इसको हमें बिल्डिंग दिलानी है। एक बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेंट पे बिल्डिंग है। उसका रेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके साथ उसके बिजली के बिल्स, बच्चों के स्कूल की फीसेस, उनके खाने-पीने का, दूध का इंतज़ाम। तो ये जी। सारी चीज़ें काफ़ा कह लें कि बड़ा कह लें कि एक्सपेंस बन जाता है। तकरीबन 2 ढाई लाख रुपया जो है उसके लिए चाहिए होता है हमें मंथली बेसिस पे। तो जी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो फिलहाल ये है। तो उसके साथ-साथ हम लोग राशन के बारे में भी काम कर रहे हैं, और एजुकेशन के बारे में भी, उसके बाद शादियों का सिलसिला भी है। तो ये थे हाँ फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ हैं। तो मेरा ज़्यादातर जो वक़्त है वो इन्हीं में गुज़र जाता है। मेरा त्याग फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ में मेरा ऑलमोस्ट कह लें कि 60% काम जो है वो मेरा त्याग फाउंडेशन के साथ होता है। उसके बाद आ जाए कुछ और कह लें कि मेरी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जिनके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। उसमें जो आजकल रिसेंटली जिनको मैंने जॉइन किया है, वो मिलियन स्माइल्स है। और मिलियन स्माइल्स क्या चीज़ है, वो एक इट्स गोइंग टू बी लार्जेस्ट यूथ डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म। ये ज़ीशान अफ़ज़ल हैं, टॉप 20 सीईओज़ में आते हैं पाकिस्तान के। उनका एक इनिशिएटिव है, उनकी वाइफ़ के साथ मिलकर उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। और इसको तकरीबन ये बने हुए 5-6 महीने हुए हैं, और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ इतनी ब्रिलियंट है कि मैं आप सब लोगों को भी दावत दूँगा कि आप सब लोग आएँ और इसके साथ जॉइन करें, और इसमें अपनी ग्रोथ करें, अपनी डेवलपमेंट करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे 7 एरियाज़ हैं, डिफरेंट कह लें कि मिलियन स्माइल्स के डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है। उसमें आपकी सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है यूथ डेवलपमेंट। उसमें वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूथ के लिए ज़रूरी हैं। उसमें आ जाते हैं जी करियर काउंसलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसके हवाले से जी। बिज़नेस कैसे करना, मतलब डेवलपमेंट के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे उन्होंने एक जगह पे लाकर, तो आपको अ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, लेकिन इतनी अच्छी कह लें कि अ, कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे जितनी बाहर आपको जो दूसरे ट्रेनर्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको प्रोवाइड नहीं करती हैं। इसमें हुँ। हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, सोशल मीडिया की टीम है, कंटेंट राइटिंग की टीम है, और इसी तरह कह लें कि ग्राफ़िक्स, मुख्तलिफ हर जगह, मतलब एक यूथ के पास जो टैलेंट है, उसको एक टीम बनाकर उन्होंने अलग से एक ब्रांच क्रिएट कर दिया है। अभी रिसेंटली हमने मिलियन स्माइल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। तो कहने का मतलब ये है कि
तमाम तर वो एक्टिविटीज़ जो एक वेलफेयर के लिए, इंसानी ग्रोथ के लिए, ट्रैवलिंग का काम बहुत ज़्यादा है। बच्चों को जिस तरह हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड वगैरह में जो प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रैवलिंग के साथ-साथ उनको सिखाया जाता जी। है, कोर्सेज़ किए जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला है। उसके बाद लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में ये तो मेरी वॉलंटियर वर्क्स हो गए सारे। इसके साथ गूगल के साथ मैं काम करता हूँ, गूगल लोकल गाइड हूँ मैं, लेवल 7 पे हूँ मैं। उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ आप जितनी भी जगहों को विज़िट करते हैं, आपको उनके बारे में रिव्यूज़ देने होते हैं। गूगल मैप्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ लोगों को इश्यूज़ आते हैं, तो हम लोग उनको एड्रेस करते हैं गूगल पे और उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं या इनको ऐड कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये। उसके बाद गूगल लोकल गाइड हो गया। ये 3-4 चीज़ें हैं मेरी, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मेरी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मेरा आ जाता है जनाब, कह लें कि कुछ बिज़नेसेस हैं, उससे मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक और चीज़ शेयर कर लेता हूँ, शायद यहाँ पर नहीं है वो। ये मेरा फ़ेसबुक पेज है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह सारी। उसके बाद वॉलंटियर वर्क सारे मैंने बता दिए। इसके बाद है ट्रेनर। ट्रेनर में मैं क्या करता हूँ, जितने ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा वो कैसे करें, तो उनको मैं थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देता हूँ कि ऐसे करें, ऐसे करें। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है या अपने बड़ों से सीखा है, अपने मेंटोर्स से सीखा है, तो उनके हवाले से मैं उनको ट्रेन करता हूँ, उनको बताता हूँ। अभी तक मैं 2-3 पर्सनल वन टू वन काउंसलिंग कर चुका हूँ। एक फीमेल थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, डरी हुई थी अपनी ज़िंदगी से। उनको मैंने कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा-सा ज़िंदगी के बारे में दोबारा से उनको कह लें गाइड करके मैं वहाँ पे ले गया। उसके बाद आता है मेरा बिज़नेस। बिज़नेस में मैं क्या करता हूँ, बिज़नेस में मेरे 3-4 बिज़नेसेस हैं, कुछ मेरे वालिद साहब के साथ हैं, कुछ मैं पर्सनली कर रहा हूँ। उनमें सबसे पहले वालिद साहब के साथ जो मैं काम करता हूँ, उनमें सबसे जो मेन हमारा काम है वो है ए टू ज़ेड पावर सॉल्यूशंस के नाम से। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तमाम तर सर्विसेज़ जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से वो प्रोवाइड करते हैं। और सबसे जो उसका बेसिक कह लें कि काम है वो जनरेटर्स के बारे में और सोलर पैनल्स के बारे में। हम लोग जनरेटर्स जो हैं वो यूके, अमेरिका, जर्मनी, चाइना तमाम से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हर किस्म के जनरेटर्स। उसके बाद तमाम सर्विसेज़ लाइक पेंट सर्विसेज़, उसमें हमारे साथ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो वोल्टेक सर्विसेज़ और एफआर टेक्निकल सर्विसेज़ के साथ हमारा कह लें कि जॉइंट वेंचर है, तो उसके साथ हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जो बिज़नेस है जो वालिद साहब के साथ है, उसमें हमारी एक बेकरी एंड स्वीट्स की शॉप है, फ्रेंचाइज़ है बेसिकली। वो मलवा स्वीट्स एंड बेकर्स आर्किटेक्ट सोसाइटी में लाहौर में, और वो उसका मैं शेयर होल्डर हूँ, थर्ड पार्टी शेयर होल्डर है हम लोग। एक वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम लोग अपना अपना ब्रांड जो है वो बेकरी का जो है वो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। उसके बाद जो है वो ये तो भाई साहब के साथ काम हो गया। इसके अलावा जो मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास मेरा एक पेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मेरा ट्विटर है जी, जो फॉलो करना चाहे वो यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा पेज है जी। यहाँ पर ये मैंने रिसेंटली लॉकडाउन के बाद मार्च में मैंने इसको लॉन्च किया है फेसबुक पेज पे। और इसको जो है इसमें मैं मुख्तलिफ तमाम तर जितनी भी कह लें कि एक्सेसरीज़ हैं, रिसेंटली पिछला पूरा महीना मैंने तकरीबन तमाम मास्क सेल किए हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेड, लोकल, हर किस्म के। कह लें कि मेरे पास तकरीबन 5-7 क्वालिटीज़ मेरे पास थी जो कह लें कि मास्क के हवाले से थी। उनमें 1800 से लेकर 15 रुपए तक का जितने भी मास्क की क्वालिटीज़ या टाइप्स थी, वो सारी मेरे पास अवेलेबल थी और स्टिल अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इसमें भी मैंने वॉलंटियर काम भी किया, जो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने मास्क वगैरह कोरोना के पेशेंट्स के साथ वो काम कर रहे हैं और उनके पास इतने अच्छे मास्क नहीं है, तो मैंने उनको जिन्ना हॉस्पिटल में वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क भी प्रोवाइड किए। तकरीबन कोई 50 एक के करीब मैंने वहाँ पर भेजे थे। तो मेरा बेसिक बिज़नेसेस करने की वजह भी यही है कि जो मैं वॉलंटियर काम करता हूँ जितने भी, उनमें मुझे किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। मैं
इंडिपेंडेंटली ये सारे काम जो है वो मैं खुद कर सकूं। हम्म। तो ये पेज मैंने रिसेंटली लॉन्च किया। इसमें मेरे पास अब इस वक्त करंटली मेरे पास ऑलमोस्ट 100 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इसमें सेल आउट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करूंगा। उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, फैब्रिक्स है, जेंट्स लेडीज हर किस्म की जो है वो मेरे पास है। इसके अलावा अगर मेरे साथ कोई काम करना चाहे तो मैं उसको आगे काम भी देता हूँ। उसको मैं होलसेल कह लें कि डीलर बना लेता हूँ अपना। वो मेरी मार्केटिंग करते हैं और उसका जितना कमीशन वगैरह होता है वो मैं उसको मंथली और वीकली बेसिस पे देता हूँ। तो ये एक पेज हो गया। इसके अलावा मेरा बिजनेस अभी जो मैं रिसेंटली लॉन्च करने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में, चंद एक दिन में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा, वो है जनाब ये इरहाम क्रिकेट एकेडमी एंड क्लब। इसमें मैंने एक ये मेरा कह लें कि ऑन गोइंग मेरा आजकल का जिसमें मेरी सारी तमाम तर मेरी एनर्जीज जो है वो मैं इसमें सर्व कर रहा हूँ। वो ये है कि मैंने कुछ एक ऐसे वाकयात देखे जो बच्चे कुछ बच्चियां स्पेशली खेल रही हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनके पास टैलेंट जरूर है। तो ये सारे रिसोर्सेज उनको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ बिजनेस का भी मेरा प्लान है। तो इस तरह मैं इसको इसी तरह लॉन्च करना चाह रहा हूँ कि मैं उन गरीब बच्चियों को सपोर्ट करूँ, उसके साथ साथ जो अमीर लोग हैं वो जो खेलना चाहते हैं यहाँ पर उनको मैं चार्ज करूँ और उनकी जो चार्जेस जो मुझे उनसे प्रॉफिट हो, जो मुझे उनसे इनकम आए, वो मैं गरीबों के ऊपर खर्च करूँ और स्पोर्ट्स में मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिकेट के लिए ही नहीं बल्कि तमाम तर स्पोर्ट्स जितनी भी हैं उनमें ये अपना अहम किरदार इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अदा करेगा। तो ये जी। मेरी चंद एक्टिविटीज हैं जो मैं करता हूँ मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, आप अपना आगे का गोल बताएं जो आप आगे अचीव करना चाहते हैं। आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्चुअली जो मेरा बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ है वो ये है कि आई वांट टू बिकम अ ग्लोबल वॉलंटियर। व्हाट इज ग्लोबल वॉलंटियर मीन? आई वांट टू हैव माय चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ईच कंट्री। आई वांट कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर कंट्री में रिप्रेजेंटेशन हो उसकी, हम्म। ताकि जो है मैं मुझे किसी भी पूरी दुनिया से कहीं से भी कॉल आए, कहीं से भी ईमेल आए, कहीं से भी मैसेज आए कि सर, ब्रदर, जो वट एवर, कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आई नीड समवन हु कैन वॉलंटियर फॉर मी और फॉर दिस वर्क और फॉर दिस सर्विसेज। तो वहाँ पर मेरा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो, प्रॉपर सेटअप हो, उसको मैं जो है वो हैंडल कर रहा हूँ और मेरा एक प्रॉपर वहाँ पर चैनल हो। तो वहाँ पर मैं अपनी फ़ोन कॉल, अपनी ईमेल्स के थ्रू वहाँ पर उन लोगों को बताऊं कि ये बंदा इस जगह पे इस सिटी में उसको मदद चाहिए, तो प्लीज़ मेक श्योर करें आप उसको मदद उस तक पहुँचाएं। तो ये मेरा एक बेसिक जो मेरे ज़हन में लॉन्ग टर्म जो मेरा गोल है वो ये है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो मैं बिजनेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काम करना चाहता हूँ। मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कैसे अपना बिजनेस करें, ताकि उनको उनके जहन से एक जो मुलाजमत और गुलामी वाला जो एक कल्चर हमारे मुल्क में स्पेशली बन चुका हुआ है, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा काम कर सकूं, लोगों के जहनों में ये बात डाल सकूं कि आप अपना काम करें, क्यों आप किसी और पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर पर्सनैलिटीज और सर्विसेज और थिंग्स। ये मेरा एक प्रॉपर कह लें कि ये आफ्टर वॉलंटियर ग्लोबल वॉलंटियर प्रोग्राम मेरा ये सेकंड कह लें कि प्रोग्राम है। थर्ड जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि देखें हमारा मुल्क जो है उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं, पहाड़ हैं, जमीनें हैं, झीलें हैं, क्या कुछ नहीं है मेरे मुल्क में। आपको किस चीज की जरूरत है जो मेरे मुल्क में अल्लाह ताला ने अता नहीं की है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क की हर वो खूबसूरत चीज दिखाऊं जो दुनिया से छुपी हुई है और वो दिमाग में लोगों के ये डला हुआ है कि ये टेररिस्ट स्टेट है और इसमें यहाँ पर दहशत गर्दी है, यहाँ पे अमन नहीं है, यहाँ पे सुकून नहीं है, यहाँ पर लोगों की जिंदगियां महफूज नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि देखें, अगर मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ तो मैं महफूज हूँ, तो बाकी दुनिया भी महफूज रह सकती है। मैं जितने भी लोग मुझे आज यहाँ पर देख रहे हैं या आने वाले दिनों में देखेंगे, मेरी उन सबसे गुजारिश है, जितने भी फॉरेनर्स हैं या जितने भी बाहर मुल्कों में डर रहे हैं पाकिस्तान में आने में, तो मैं उन सबको दावत देता हूँ, आप मेरे मुल्क में आएँ। मैं आपको कह लें कि होस्ट करूँगा और आप लोगों को तमाम तर वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँगा, जो एक टूरिस्ट को किसी मुल्क में, किसी एक बड़े वेल डेवलप्ड मुल्क में चाहिए होती हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो तमाम सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँ, ताकि आप मेरे मुल्क को देखें और वापस जाकर अपने मुल्क में, मेरे मुल्क के बारे में दुनिया को बताएँ कि ये मुल्क किस किस अहमियत का हामिल है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और किस तरह के इंसान यहाँ पर हैं, किस तरह के नेक लोग यहाँ पर बसते हैं और कितनी हॉस्पिटैलिटी के साथ यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और कितना प्यार यहाँ पर लोग करते हैं और कितना अमन पसंद मुल्क ये है और कितनी इसमें अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा हुआ है, पहाड़ हैं, झीलें हैं, इतने सरज़मीन और लश ग्रीन किस्म के फॉरेस्ट हैं हमारे पास। क्या ऐसी चीज़, किसी चीज़ का नाम लें जो आप कहें कि इस मुल्क में नहीं है? हाँ, अलबत्ता इस बात को मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरा मुल्क थोड़ा-सा किरदार के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से पीछे है, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इस बात को देखकर रुक जाएँ कि ये मुल्क तो बिल्कुल, यहाँ के लोग तो कह लें कि जो एक पानी पीने वाला नलका होता है, वहाँ पे भी हमें संगली बाँधनी पड़ती है। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहता हूँ कि भई आप उस संगली को तो ज़रूर देखते हो कि ये किसने बाँधी है। तुम लोग उस कूलर को नहीं देखते कि ये किस पाकिस्तानी ने उन लोगों के लिए लगा के छोड़ा हुआ है। आप लोगों को ये मसला तो ज़रूर होता है कि जी मस्जिदों में लोग जूतियाँ उठाकर ले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नज़र नहीं आता कि मस्जिदों को चला कौन रहा है, वो भी तो पाकिस्तानी चला रहे हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे चल रही हैं, इतना बड़ा सेटअप कहाँ से लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक लंबी डिबेट है, यहाँ पर तो एक अलग से इसके लिए मुझे सेशन चाहिए, जिसमें आप लोगों को बता सकूँ कि मेरे मुल्क के हवाले से कौन-कौन सी गलतफ़हमियाँ जो हैं, दुनिया के दिमाग में आ गई हुई हैं और अनफॉर्च्यूनेटली आ गई हुई हैं, तो उनको मैं दूर करूँ, उनको दलाइल के साथ, बहस के साथ नहीं। इल्मी बहस जो होती है वो बड़ी कह लें कि प्रोडक्टिव होती है, वो हर बंदे को मैं रिकमेंड करता हूँ कि करनी भी चाहिए एक हद तक, ताकि उसके दिमाग की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, उसका दिमाग थोड़ा खुले। अभी रिसेंटली मैं एक छोटी-सी बात डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझे फेस ज़रूर। करनी पड़ी है आजकल, वो ये है कि अभी मैं बच्चियों के लिए जो एक्चुअली तो वो दोनों जेंडर्स के लिए, बच्चों के लिए भी है और बच्चियों के लिए भी है, जो क्रिकेट अकेडमी मैं बनाना चाह रहा हूँ, वो दोनों के लिए यकसा काम करेगी इंशाल्लाह। तो वो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने आकर कहना शुरू कर दिया कि हाफ़िज़ साहब, ये बाकी सारी चीज़ें तो आपकी हमें समझ में आती है, तो ये बच्चियाँ क्रिकेट ग्राउंड्स में खेलेंगी तो इज़्ज़त का मामला और वो क्या सारे सिलसिले होते हैं, बच्चियों की इज़्ज़त महफूज़ नहीं रहेगी, शर्म होती है, कोई हया होती है, हाफ़िज़ साहब आप ये क्या काम करने जा रहे हैं? तो उन तमाम तर लोगों के लिए ये मेरा छोटा-सा एक जवाब ये है, मैंने उन लोगों से वैसे मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है क़यामत के रोज़। तो मैं इसी चीज़ को ज़हन में रखकर जाता हूँ, बजाए इसके कि हमारे मुल्क में अड्डे बने और वहाँ पर फ़हाशी के अड्डे सज जाएँ मेरे मुल्क में, तो क्या ग्राउंड्स उससे बेहतर नहीं है कि वहाँ पर बच्चियाँ खेलें या बच्चे खेलें? तो उन फ़हाशाई और उन फ़हाश चीज़ों से बेहतर है, मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो इसी परसेप्शन को लेकर आगे चल रहा हूँ कि वो तमाम तर लोग जो मुझे आज बातें करते हैं कि जी आप ये क्या काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए उनकी इज़्ज़तें महफूज़ नहीं रहेंगी, उनको शर्म आनी चाहिए। तो ये उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो थिएटर में जाके मुजरा तो देख लेते हैं, लेकिन बच्चियों को ग्राउंड में जाकर खेलने में उनको शर्म महसूस होती है और उनमें उनकी इज़्ज़त महफूज़ नहीं रहती। तो ये मेरे सामने बहुत सारी मेरे पास ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। वो एक कोटेशन है, किसी ने कही थी, बड़ा अच्छा मुझे वो लाइन लगती है कि वो कोठे पर तो हर कोई जाता है, लेकिन जब उसका जनाज़ा होता है ना, तो उस पे जनाज़े पर कंधा देने के लिए भी कोई नहीं होता। तो उसमें आप लोगों को शर्म आती है, लेकिन वहाँ जाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तो ये चीज़ है कि थोड़ा-सा अपने माइंड को बड़ा करें, थोड़ा-सा खोल के सोचें। मुझे कहते हैं लोग कि तुम्हारी अपनी बहनें हैं, तो मैं भी ये कहता हूँ कि अगर मेरी बहनें भी खेलना चाहेंगी तो मैं पहले उनको खिलाऊँगा और उनको वहाँ पर ग्राउंड में उतारूँगा ताकि वो अपने पैशन को फ़ॉलो कर सकें।
बजाय इसके कि वो किसी गलत काम में पड़ जाएं और बुरी हरकतों में चले जाएं और अपने घरों में बंद होकर कुछ ऐसी ऐसी, मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस है त्याग फाउंडेशन के रेफरेंस से कि लोग परेशान हो जाएं, कि लोग तो समझते हैं कि बच्ची सिर्फ हमारे कमरे में बंद है, हमारा बड़ा कंट्रोल है, और वो किस हद तक चली हुई होती है। तो ये चीज़ें अगर बच्ची को खेलना चाहती है तो उसको खेलने दें, बजाय इसके कि वो किसी और गलत हरकत में चली जाए और फिर बाद में पछतावा हो और बाद में आप गैरत के नाम पर कत्ल करने पर चले जाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये डिस्कस करें, एड्रेस करें, तो इंशाल्लाह लोगों के दिमागों में हम लोग डाल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है, कम इल्मी है, और कुछ नहीं है। जी। और अपनी आगे की स्टडीज़ के बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? क्या आप आगे कितनी क्या स्टडी यार करें? स्टडीज जो है मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट किया। वो मैंने मैट्रिक मैंने बायोलॉजी के साथ पढ़ा, एफएससी अच्छा। इंजीनियरिंग में की, और यूनिवर्सिटी में जो है वो कंप्यूटर साइंस में आ गए। तो कंप्यूटर साइंस अच्छा फील्ड थी, बड़ी वास्ट किस्म की फील्ड है। इसमें रोबोटिक्स, मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, ग्राफिक्स, गेम्स, तो बड़ी सारी इसमें कह लें कि चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। बड़ी अच्छी फील्ड है अगर आप करना चाहें। मैथमेटिक्स के हवाले से इसमें बड़ा काम है। तो मैं तो सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से आया था इस फील्ड में, और कह लें कि आकर थोड़ा-सा एंड पे आके फँस ही गया हूँ। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस तरह से नहीं बना, या मुझे उस तरह पढ़ाया नहीं गया, या पता नहीं। मैं उनको तो नहीं कहता कि उन्होंने उन्होंने तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, हुआ है बल्कि यकीनन पढ़ाया है। लेकिन शायद मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सका उस लेवल। हालाँकि मेरा अच्छा सीजीपीए है, ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा कि पता नहीं क्यों मैं सीएस में क्या लेने आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अलबत्ता ये तो मैं कंप्लीट करूँगा ही, 2 सेमेस्टर तो रह गए, बल्कि 1 ही रह गया अब 2। तो उसके बाद मेरा ये प्लान है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन जो है वो बिज़नेस में या कोई कह लें कि कम्युनिकेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह के हवाले से जो सर कोर्सेज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं, उनमें अप्लाई करने का मेरा चांस है। तो आगे इंशाल्लाह पढ़ाई तो साथ-साथ जारी रखनी है, वो नहीं छोड़नी है। उससे बड़ा ये जितनी चीज़ें मैं आज आपके सामने हूँ, वो सारी मैं समझता हूँ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग पढ़े ना हों, तो ये सारी बातें हम लोग कर भी नहीं सकते, ना समझ सकते हैं। जी। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि पढ़ें ज़रूर, चाहे अपनी मर्ज़ी का पढ़ें, चाहे घर बैठ के पढ़ें, चाहे कहीं और जाके पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, एजुकेशन को लाज़मी पकड़ें। वो बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके किरदार के लिए, आपकी शख्सियत के लिए। वो आपके चाल-ढाल में नज़र आती है एजुकेशन जो है, आपकी सोच में नज़र आती है, आपके बात करने में आपकी एजुकेशन जो है वो नज़र आती है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है मेरी तरफ से, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एजुकेशन। अच्छा, अब अपना एक लास्ट मैसेज देते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जो आपने किया है, और सबको एक एडवाइस देते हैं। एडवाइस तो ये है, आज सर रेहान अल्लाह वाला जो है उनकी बर्थडे भी है, इंशाल्लाह मैंने उनको विश भी करना है। तो मैं बड़ा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। वो बड़े मेरे लिए तो मोहसिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लाखों हज़ारों लोगों के लिए हैं। तो मैं उनका जो मुझे एक लाइन मुझे मेरे दिमाग में लिखी हुई है, पक्की वाली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, उसी को अगर मैं पूरा कर दूँ, उसी का हक अदा तो कर नहीं सकता, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत मैं कंट्रीब्यूट करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था, बेटा जो कुछ आपको आता है वो दूसरों को सिखा दो, और जो कुछ नहीं आता कोशिश करो वो तुम सीख लो। तो उसके लिए जो आपके पास बेस्ट टूल है वो ये, जिसके थ्रू आज हम लोग जो है ना आप सबके सामने जो है वो हाजिर हैं, वो है टेक्नोलॉजी। दैट्स इट। आगे जो आने वाली दौर है वो टेक्नोलॉजी के बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप अपडेट नहीं रह सकते, आप अपनी आजकल जो बिज़नेस, अब देखिए ना लॉकडाउन आया, कितने लोग बेरोज़गार हो गए, लेकिन जो इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे थे या करते थे, उनकी तो कह लें कि ईद हो गई है। मेरी अपनी ईद हुई पड़ी है। मैं खुद इंटरनेट के थ्रू काम करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें, हुँ। किस तरह करें, जिस तरह हम लोग करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालें, उसको टोटली उसको मीडिया उसमें इस्तेमाल करें आप, और उसको कह लें कि लोगों से आप बात करें। मुख्तलिफ सर रेहान अल्लाह वाला क्या करते हैं, वो हमें कहते हैं मेरे 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाओ। कैसे बनाएँ? उसके भी हमें तरीके बताते हैं, ठीक है?
फिर हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कुछ लोग कैमरे के सामने आने से डरते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो ये इन तमाम तर चीज़ों को आज मैं सामने इतने कॉन्फिडेंस से अगर बोलता हूँ, तो इसमें कह लें कि 80% जो हाथ है ना, वो सर रेहान अल्लाह वाला साहब का है। और ये स्ट्रीम यार जो जिसके साथ मैं आज सबके साथ लाइव हूँ, यहाँ सब लोग मुझे देख रहे हैं, वो मैंने जो मैं डेली 3-4 वीडियोज़ जो है मैं लाइव लोगों को नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, हाफ़िज़ साकिब लाइव, तो वो सब जो है वो रेहान साहब की वजह से हैं, उन्हीं की कोशिशों की वजह से है, उनकी मेहनत की वजह से है। और मैं सब लोगों को भी यही सिखाता हूँ आगे भी कि इनसे सीखें। और जो कुछ रह जाए, अगर आप लगे कि वो आप इनसे नहीं सीखते, अलबत्ता उनके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं क्या बताऊँ। उनके लिए तो फिर वही बात है, अलग से एक सेशन चाहिए मैं जहाँ पे हम सिर्फ़ रेहान अल्लाह वाला साहब को डिस्कस करें। और उनकी तमाम तर जो हमारे मुल्क के लिए जो खिदमात हैं, उनको डिस्कस करें। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बातें, इतनी ग्रोथ, इतनी डेवलपमेंट जो है वो उनका बड़ा किरदार है। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से मैं भी लोगों को यही कहूँगा कि आपको जो कुछ आता है, आपको पेंट करना आता है, आप मिस्त्री हैं, आपको ईंटें लगानी आती हैं, लाइव वीडियो चलाएँ, लोगों को ईंटें लगाना सिखा दें, लोगों को घर बनाना सिखा दें। आप कोई मैनेजर हैं, लोगों को मैनेजमेंट करना सिखा दें। आप किसी के फाउंडर हैं, लोगों को चीज़ को फाउंड करना बता दें, उनको उसका बिज़नेस कैसे करते हैं उसको वो सिखा दें। मतलब आपके पास जो है, चाहे आप 10 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप 60 साल के हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा है, फेसबुक को यूज़ करें, इंस्टाग्राम को यूज़ करें, यूट्यूब को यूज़ करें, ट्विटर को यूज़ करें, स्ट्रीम यार्ड यूज़ करें, लोगों को सिखा दें, ताकि जो आने वाली हमारी नस्ल है, वो बेहुनर ना हो, लोग बेरोज़गार ना हो, लोग परेशान ना हो। हमारे मुल्क से ये जो गुर्बत है, वो ख़त्म हो जाए। हमारे मुल्क में लोग हमारा मुल्क जो है टेक्नोलॉजी में और आगे चला जाए। जी मतलब स्टिल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जिस तरह जापान, चाइना, अमेरिका जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग इन तमाम टूल्स को यूज़ करें और तरक्की करते चले जाएँ। और ये कोई दुनियादारी नहीं है। बड़े सारे लोग ना इस बात में कन्फ्यूज़ हैं कि ये दीन से दूरी है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये यहूदियों की साज़िश है, ये ईसाइयों की, ये कोरोना भी जो है यहूदियों की साज़िश है। तो ये ऐसे नहीं है। बराए मेहरबानी इस सोच से बाहर आएँ। हाँ, सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था ना कि हम तब तक अंग्रेज़ को शिकस्त नहीं दे सकते जब तक हम उसकी ज़ुबान ना सीखें या उसका टूल इस्तेमाल ना करें। तो हम लोगों ने अगर इस्लाम को दुनिया में या उम्मत मुस्लिमा को ऊपर लेके आना है, तो उसको उन्हीं के टूल्स के, उन्हीं से वेपन्स के साथ हम लोग उनसे लड़ाई कर सकते हैं। हम लोग चले जाएँ, आज हम तलवार लेकर लड़ाई करने चले जाएँ और वो आगे से हमें बुलेट मार दें, तो हम लोग लड़ लिया हमने तो भाई। तो आज अगर हम एटमी ताकत ना हो, तो हम दुनिया को आगे कैसे दिखाएँ? आपकी ताकत उस वक़्त कुछ भी नहीं है अगर आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास वो पावर नहीं है, जो अगले बंदे के पास है। अगर आज हम लोग इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत ना हो, तो हमारा क्या स्टेटस है? कुछ भी नहीं। हमारा वही स्टेटस है जो आज फ़लस्तीन का है, जो आज ईरान का है, या जो कह लें कि बर्मा के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, या शाम में जो कुछ हो रहा है, वो पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है। हमें मज़ीद इस्तेमाल की ज़रूरत है, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हम लोग क्यों इसको साजिश समझ रहे हैं? हम लोग क्यों आगे नहीं आ रहे? तो सब लोगों से यही गुज़ारिश है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ये आप लोगों के लिए। इससे आपके बिज़नेस में बड़ी हेल्प होगी, इसमें आपकी डेवलपमेंट में बड़ी हेल्प होगी, आपको कॉन्फिडेंस आता है, बात करने का सलीका आता है, आपको लोगों से मिलने का सलीका आता है, लोगों से बातचीत करने का, लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो इस तरह ये देखिए मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मुझे अब किसी फ़ील्ड में किसी बंदे की ज़रूरत हो, मैं फ़ौरन से फ़ेसबुक पे पोस्ट डाल दूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूँ, व्हाट्सऐप पे स्टोरी लगा देता हूँ। ऐसे ठक ठक ठकट जो है वो आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि भाई जी, जी, आपको क्या मसला है, कहाँ से आपको चाहिए? तो ऐसे फ़ौरन से लोगों के मसले हल होते हैं, मेरे अपने होते हैं। तो ये चीज़ है, अगर हम लोग इस सारी चीज़ों को समझें, तो ये हमारे लिए है। तो मर तो वैसे भी जाना है भई, बगैर इंटरनेट के भी मर ही जाना है। तो कुछ करके मर जाओ ताकि आपको दुनिया याद करे, या दुनिया आपके
कामों से कुछ सीखे या कोई लोगों को सिखा दे, तो ये सदका जारिया होगा। आप मरे हुए होंगे, लेकिन आप ज़िंदा होंगे। आज कायद-ए-आज़म को मरे हुए कितनी अरसा हो गया है, हम्म, तो आज भी वो ज़िंदा है, हमारे दिलों में ज़िंदा है। अल्लामा इकबाल को गए हुए कितना अरसा हो गया, सर सैयद को, अब्दुल ईदी को, तो ये जितने लोग हैं, इन सबको गए हुए कितना-कितना अरसा हो गया। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया था। इन्होंने उस वक़्त, उस दौर में लीडरशिप बड़ी चीज़ थी, उस दौर में किताबें बड़ी चीज़ थी। तो आजकल का दौर, हर दौर का एक एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप आगे आ सकते हैं। तो हम्म, आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है इंटरनेट के थ्रू। तो आप भी उसका हिस्सा बने, उससे अपने जितने भी वो कह लें कि चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा लें, लोगों से फ़ायदा लें। देखिए, मैं एक काम स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं आज क्रिकेट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, अकेडमी का। हम्म, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ज़ीरो है इसमें। हम्म, तो मुझे जाना चाहिए, फेसबुक पे पोस्ट डालूँ कि कौन-कौन क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानता है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। मैं उनका इंटरव्यू करूँ, तो फिर मुझे पता चलेगा कि ये बंदा जो है, इसका तो 40 साल से ये कोचिंग कर रहा है क्रिकेट की। हम्म, तो उसके बाद कितनी ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलत की होंगी और मैं भी वो गलत कर रहा होऊँगा। तो मुझे हम्म, बताएँगे कि बेटा ऐसे नहीं, मैंने भी ऐसे किया था, तो मुझे ये मसला हुआ, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया। तो बजाए इसके कि मैं भी 40 साल बाद जाके वो चीज़ सीखूँ, मुझे पहले साल में वो पता लग जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है आपको लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का। आपकी जब पीआर बढ़ जाती है, तो फिर आपको ये इतने सारे फ़ायदे जो हैं वो हासिल हो जाते हैं। आपकी तमाम तर जो बेसिक नीड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तकरीबन कह लें कि आसानी से फुलफ़िल हो जाती हैं। तो हम्म, यही मेरा पैगाम है कि भई सीखते रहें, सिखाते रहें और दुनिया में कुछ करके जाएँ, ताकि आपके घर वाले, आपके बहन-भाई, आपके आने वाले बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें जो हैं, वो कुछ बता सकें, उनके पास कुछ हो कि हमारे बाप-दादा, हमारे अबा-अजदाद ने ये कोई अच्छा कारनामा जो है वो किया, और आगे और हमारी जो मुल्क और कौम और उम्मत मुस्लिमा आने वाली है, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ कि किसी को जो कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है, जो कुछ मेरे पास है, मेरे मुल्क के लिए, मेरी कौम के लिए, बल्कि हर बंदे के लिए जो सीखना चाहता है मुझसे, हर वक़्त मैं हाज़िर हूँ। जब चाहे, जिस वक़्त मर्ज़ी चाहे मुझे कॉल करें, मुझे टाइम ले लें मुझसे। जैसे ही मुझे कोई टाइम मिला, ज़रूर इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, कोई सीखने वाला हो। वो कहते हैं ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शेर मौजूद मशहूर है कि हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं। तो मैं वो तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है, जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, मेरे एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है, तो मैं उससे गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ मुझसे सीख ले, ताकि अल्लाह ताला मेरी भी कोई बख्शिश का सामान कर दें, कोई मेरी भी कंट्रीब्यूशन हो जाए ज़िंदगी में। तो मैं भी कोई नेक काम या कोई अच्छे काम में, मैं अल्लाह ताला के सामने मैंने कब्र में पेश होना है, तो मुझे जब फ़रिश्ते पूछे कि या दुनिया में क्या करके आए हो? तो मेरे पास भी कुछ बताने के लिए कुछ ना कुछ हो। बाकी तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कह लें कि नाफ़ायद गुज़री है। तो आने वाली जो है कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक बख्शे। आप सबसे भी गुज़ारिश है, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे जितने भी मैं नेक काम करता हूँ, उन सब में मुझे अल्लाह ताला इस्तिक़ामत दें और इनमें साबित कदमी दें। और जो जितने भी बुराई के काम हैं, अगर मैं कर रहा हूँ या किए हैं, उनसे मुझे अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें और उनसे मुझे दूर ले जाएँ, ताकि मेरा ध्यान अच्छे कामों से ही ना बटे, तो मैं बुराई के कामों की तरफ ना जा सकूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स, अगले इंटरव्यू में नए नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।